इस बार होगी बात डिजिटल एडिक्शन की, फिर चाहे वो गेमिंग हो या फिर सोशल मीडिया। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत में हूं आंचल और इस शो के जरिए हम राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें करते हैं आपके साथ साझा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस तस्वीर को भी दिखाते हैं इस मंच के माध्यम से। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का वंदे भारत में। तो सबसे पहले आज वंदे भारत में हम बात करने वाले हैं बस्तर के पंडुम की। जी हाँ, आदिवासी अस्मिता की पहचान है ये। तो कैसे इस लोक और जनजातीय हम कह सकते हैं उत्सव से छत्तीसगढ़ वैश्विक पटल पर भी अपनी नई पहचान को गढ़ रहा है। और फिर बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की कि आखिरकार भाजपा कांग्रेस के बीच जो ये तकरार है, क्यों कांग्रेस को जनता से कोई सरोकार नहीं है और जो तमाम नीतियां हैं वो लोकहित से जुड़कर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी का सबब बन रही हैं। इस पर भी करेंगे विस्तार से साथ बातचीत। और कैसे जो राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन है अब सीहोर दलहन का केंद्र बनने वाला है, क्योंकि हम दलहन के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय दलहन मिशन है हम आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में लगातार अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत में बस्तर से जुड़ी हुई बात होगी कि किस तरह से बस्तर का जो पंडुम 2026 है आखिरकार वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बस्तर जिसकी पहचान कभी नक्सल से जुड़ी रही, आज वही बस्तर अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और उत्सवों के जरिए एक नई पहचान गढ़ रहा है। बस्तर की परंपरा, कला और आदिवासी अस्मिता का सबसे बड़ा उत्सव बस्तर पंडुम 2026 एक बार फिर भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। आज से लेकर 9 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आदिवासी जो बहुल बस्तर अंचल है उसमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी है। तो देखते हैं बस्तर से यह खास रिपोर्ट सबसे पहले। कभी डर और दहशत के साए में जीने वाला बस्तर आज उत्सव, उमंग और आत्मविश्वास के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच देने वाला बस्तर पंडुम 2026 एक बार फिर अपनी पूरी भव्यता के साथ लौट रहा है। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले बस्तर पंडुम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर पूरे बस्तर अंचल में उत्सव जैसा माहौल है। गांव-गांव में तैयारियां जोरों पर हैं और लोग पारंपरिक अंदाज में महामहिम के स्वागत को आतुर हैं। बहुत खुश है, बहुत उत्साह, गर्व से उत्साह है कि द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं। तो पहली बार हमारे जगदलपुर में राष्ट्रपति आ रहे हैं, इसके लिए बहुत गर्व की बात है। कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी आप? जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सर, अभी आ रही है। कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर आज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सुरक्षा अभियानों, विकास योजनाओं और पुनर्वास नीतियों के चलते बस्तर में नक्सल समस्या अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। हम लोग बाहर जाते थे तो बस्तर वाले हैं बोलने से न, बस्तर के आदमी है बोल के उनको देख के उनका नाम ही सुन के बाहर वाले डर जाते थे, अरे इन लोग बस्तर के हैं बोल के। बस्तर में पूरा फैला हुआ था नक्सली कि नक्सली क्षेत्र के हैं इन लोग बोल के। अभी ना मतलब नक्सली खत्म होते आ रहे हैं बोल के सुन के उनको भी खुश हो रहा है और हम लोग को भी खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लोग सुन रहे हैं, आत्मा समर्पण कर रहे हैं और बड़े बड़े जो नक्सली का जो गुट है, बड़ा नेता है, उन लोग मारे जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत उन पर, हमारे मतलब बस्तर पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसके कारण नक्सली समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमको खुशी हो रहा है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है। बस्तर पंडुम सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि बदलते बस्तर की तस्वीर है, जहां बंदूक की आवाज की जगह अब मांदर और ढोल की गूंज सुनाई दे रही है। बस्तर पंडुम 2026 बस्तर की उस नई पहचान का प्रतीक है जो शांति, संस्कृति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तो देखा आपने बस्तर कैसे अपनी नई पहचान बना रहा है
वो बस्तर जहां किस तरह से नक्सलियों से वो प्रभावित रहता था, लेकिन आज राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला जो ये पर्व है पंडुम, जिसके आयोजन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं, और कैसे ये लोक नायक संस्कृति का एक बहुत बड़ा परिचय है। तो आखिरकार जब हम लोक कला और संस्कृति के संगम की बात करते हैं, हम बात करते हैं 12 विधाओं में बस्तर के वैभव को दिखाने की। विहंगम दृश्य, छटा रमणीय और नृत्य गीत जो कि जनजातीय समाज से जुड़े हुए हैं, उसके शिल्प का अनुपम संगम पंडुम है। और इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि युवाओं की भागीदारी को बेहद खास माना जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए बेहद हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं सोमेश, जिन्होंने ये रिपोर्ट भेजी, वो जुड़े हुए हैं, और लोकेशन क्या है वो बस्तर से ही हमारे साथ मौजूद है। सोमेश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, साफ तौर पर पंडुम किस तरह से अब नई कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है बस्तर की, जो कि वैश्विक पटल पर अपने इस महोत्सव के जरिए एक नई पहचान बना रहा है। जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, आज से बस्तर पंडुम का आगाज हो चुका है। इससे पहले आपने जो हमारी कहानी देखी होगी कि किस तरह से आदिवासी बता रहे थे कि जो बस्तर था, जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था, नक्सली की समस्या थी, लेकिन अब पूरी तरह से हालात बदल चुके हैं। बस्तर में जिस तरह से विकास की बयार बह रही है, बस्तर में जिस तरह से सड़क पुलियों का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, और आज जिस तरह से बस्तर पंडुम शुरुआत हुआ है, बस्तर पंडुम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बस्तर पंडुम में जिस तरह से कला, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, इस सारे चीजों को एक साथ यहाँ पर पटल पर रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने की कोशिश की गई है। जो पिछले समय से जो नक्सल समस्या बस्तर में हुआ करती थी, जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या हुआ करती थी, नक्सलियों की दहशत की वजह से ये लोग दहशत में रहते थे, तो आज जिस तरह से बस्तर में जिस तरह से विकास हो रहा है, बस्तर संभाग के 7 जिलों में जिस तरह से ये आयोजन हो रहा है। और दूसरी तरफ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जिस तरह से कभी जो बस्तर का जो कोर इलाका था, नक्सल प्रभावित इलाका था, इस इलाके में बारूद की गंध हमेशा हुआ करती थी, नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, नक्सलियों की दहशत की वजह से लोग यहाँ पर घर से नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब हालात बिल्कुल तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर बस्तर पंडुम हो रहा है, बस्तर आयोजन हो रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्थानीय संस्कृति, कला, वेशभूषा को यहाँ पर बताया जा रहा है, उनके खान पान को बताया जा रहा है, आदिवासियों को लगातार यहाँ पर लगातार जिस तरह से आपने देखा होगा कि बस्तर में जिस तरह से जो नक्सल समस्या थी, जिस तरह से मैं आंकड़ों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया था कि करीबन 5 सालों में करीबन 500 से ज्यादा नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, 1300 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 2000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 1200 से ज्यादा लैंड आईडी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस तरह से किस तरह से काम कर रही है। और सरकार जिस तरह से पुनर्वास नीति लेके आई है, नियत निलार योजना लेकर आई है, नियत निलार योजना के तहत, पुनर्वास नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बस्तर पंडुम आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में देखने को मिला है। बिल्कुल, और जनजातीय समाज की कला को प्रदर्शित करने के लिए ये एक अहम मंच भी साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश कि आखिरकार कैसे जो सरकार की कुछ नीतियां हैं, कुछ फैसले हैं, उसमें विकास से कोई सरोकार ही नहीं। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, कैसे हम बात करते हैं कि जो विधायक हैं उनके क्षेत्रों की जो जन समस्याएं हैं उनको सुनने और साथ ही साथ योजनाओं की समीक्षा की अगर की जाए, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अब जबरदस्त सियासी जंग देखने को मिल रही है। और इसे लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया। आखिरकार भाजपा ने शिमला में विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जनता की समस्याओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर आमजन से जुड़े मुद्दों और परेशानियों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आम जनता की समस्याओं पर शिमला में विधायक प्राथमिकताओं को लेकर 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शामिल हुए ऊना से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के चलते फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति पैदा हो गई है। विपक्षी विधायकों की प्राथमिकता वाले कामों की डीपीआर ठीक तरह से नहीं बनाई जा रही है। इसके अलावा पहली बार विधायक क्षेत्र विकास निधि भी बंद कर दी गई है। 1 साल में अब तक केवल 2 किस्तें जारी की गई हैं। इसके अलावा विधायक ऐच्छिक निधि भी नहीं दी जा रही है।
सत्ती ने कहा कि राज्य सरकार के पास पैसा न होने का परमानेंट बहाना है। पेमेंट न होने के कारण ठेकेदारों ने तैयार भवनों को राज्य सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के विधायकों ने भी विकास कार्य न हो पाने की बात बैठक में रखी है। हमारी जो डीपीआरस हैं वो प्रॉपर वे में नहीं बन रही हैं और विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो इस गवर्नमेंट के पास पैसा ना होने का परमानेंट राग लापते हैं, लेकिन किसी की भी डीपीआर सिरे नहीं चढ़ रही है और कोई भी उसमें आगे डीपीआर ना होने के कारण विकास नहीं हो रहा है। तो देखने में जहाँ तक आया है कि विपक्ष के लोगों के काम तो रुके ही हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है और विपक्ष को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा विधायकों की सभी बातें सुनी गईं और मौके पर उनका निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीजीआई का लंबित 4 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बार योजना विभाग की जो मीटिंग है उसमें आए। पिछले साल इन्होंने वॉकआउट किया था और इस बार उन्होंने अपना मांग रखी, समर्थन रखा और हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता से उनकी बात को सुना और जिस प्रकार से उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया उसको भी अमली जामा बनाया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पर कहा कि भाजपा के विधायक रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि के लिए उन्हें राज्यपाल से नहीं मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और उनके समक्ष मांग रखनी चाहिए। उधर भाजपा विधायकों ने राज्यपाल को जनता की समस्याओं, फंड उपलब्ध नहीं कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार अक्टूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर रही है, जिसके कारण विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से किए गए विकास कार्यों के वादे पूरे करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा विधायक दल ने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रदेश भर में भारी नुकसान हुआ है और ऐसे समय में विधायक निधि विकास और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक थी, लेकिन सरकार ने बजट प्रावधान होने के बावजूद केवल आधी निधि जारी कर शेष राशि रोक दी। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि विधायकों को ऐच्छिक निधि भी समय पर जारी नहीं की जा रही है, जिससे गरीब, बीमार और आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने में भी बाधा आ रही है। इससे जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है। तो आखिरकार ये जो तकरार की स्थिति है, जहां सत्ता के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष होने का दावा भाजपा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है, जिसमें जनता की आवाज़ भी शामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सीधा शिमला हिमाचल से जुड़ गई हैं प्रियंका। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रियंका, जनप्रतिनिधि इसलिए होता है ताकि वो जनता की समस्याओं को सुन सके, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उन समस्याओं को सुन नहीं रही और अगर मजबूत विपक्ष के नाते भाजपा अपनी आवाज उठा रही है तो उसे रॉन्ग नंबर कहा जा रहा है। बिल्कुल आंचल, एक बार फिर हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है और इस बार जब आमने सामने है तो बात जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर, उनके कार्य नहीं होने को लेकर है। विधायक नीति और विधायक स्वैच्छिक नीति को लेकर इस बार विपक्ष ने जो है वो कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनता के कार्य की जब बात आती है, फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने विधायक निधि का इस्तेमाल जो है अपने क्षेत्र के विकास में करते हैं, क्योंकि 5 साल बाद फिर से जो एक नेता है, एक नेतृत्व है, उसको वापस जनता के बीच जाना होता है अपने कार्य की लिस्ट लेकर, और वो समय जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में 2027 में आने वाला है। इस समय अगर हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो जो सत्ता पक्ष है वो लगातार आर्थिक तंगी का रोना रो रहा है और तंगी का रोना रो रहा है पिछले 3 वर्षों से। और अब जब केंद्रीय बजट में जिस तरह से आरडीजी को बंद किया गया है, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट को 17 राज्यों के लिए बंद किया गया, उसके बाद सत्ता पक्ष हिमाचल प्रदेश में करीब करीब बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इस बजट के बाद लगातार जो है 2 दिन से बैठकें बुलाई गई है, प्राथमिकता विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले जैसे कि आपने भी अभी दिखाया कि जो विपक्ष है वो लोक भवन पहुंचा था अपनी मांगों को लेकर कि उनकी प्राथमिकता जो है निधि जो है विधायक निधि और स्वैच्छिक निधि जो है वो जारी नहीं की जा रही है। इसे लेकर विपक्ष का ये कहना है कि क्योंकि प्रदेश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट है वो भी बंद कर दी गई है, तो इस वजह से फिलहाल ये जो निधि है वो जारी नहीं की जाएगी। और अभी जो है सत्ता पक्ष की तरफ से लोक भवन से राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग भी रखी गई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक जो राज्यपाल है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही बजट जो है वो अभी प्रदेश का आना है, तभी इसके बारे में बात की जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और ये जो
बिल्कुल, ये जो बजटीय आवंटन है, हालत है ना, बिल्कुल जो जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी में करीब 10,000, केवल 10,000 जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं। 10,000 एक बहुत छोटा अमाउंट होता है जब राज्य की बात होती है। तो जितने भी कार्य प्रदेश में हो रहे हैं 10,000 से ज्यादा जो है वो ट्रांजिट ट्रेजरी से नहीं किया जा रहा, पैसा नहीं दिया जा रहा। तो विकास तो करीब करीब ठप पड़ा है प्रदेश में समय आज। बिल्कुल, और ये जो बजटीय आवंटन होगा उनका इस्तेमाल कैसे विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश को लेकर। आप जुड़ रहिए वंदे भारत के साथ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत वंदे भारत में। और आइए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश यानी कि हिंदुस्तान से का जो दिल है उससे जुड़ी हुई इस बड़ी खबर का। तो कैसे बात की जाती है जब मध्य प्रदेश की, तो जो सीहोर जिला है उसके अमलाह क्षेत्र में आज राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें देश के कृषि मंत्री समेत 9 राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक, बीज उत्पादक जो तमाम संस्थाएं हैं, दाल से जुड़े हुए जो उद्योग के विशेषज्ञ हैं वो भाग लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सीहोर राज्य में मूंग और अन्य दालों के उत्पादन में अग्रणी है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में आज सीहोर के अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के 9 प्रमुख राज्यों के कृषि मंत्री भाग लेंगे। राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन सीहोर के अमलाहा क्षेत्र को देश की कृषि, राजनीति और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य दलहन उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना और नई कृषि तकनीकों पर विचार विमर्श करना है। सम्मेलन में दलहन अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, बीज उत्पादक संस्थाएं, दाल उद्योग के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये सभी देश को दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रणनीतियां और योजनाएं तैयार करेंगे। कार्यक्रम में नई तकनीक, उन्नत बीज और फसल सुरक्षा के उपायों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। एक बड़ा कृषि मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता किस प्रकार से बने, देश भर के किसान उस तकनीक का, उस व्यवस्थाओं का, खाद बीज का, नए किस्म का जो वैज्ञानिक शोध हुआ है उसके अनुरूप बनाए गए बीज का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इन सब बातों पर गहन विचार विमर्श होगा। सम्मेलन में मध्य प्रदेश से ऐदल सिंह कंसाना, उत्तर प्रदेश से सूर्य प्रताप शाही, पंजाब से सरदार गुरमीत सिंह खुडियन, हरियाणा से श्याम सिंह राणा, छत्तीसगढ़ से रामविचार नेताम, बिहार से राम कृपाल यादव, गुजरात से रमेश भाई कटारा, ओडिशा से कनक वर्धन सिंह देव और पश्चिम बंगाल से सोवान देव चट्टोपाध्याय शामिल होंगे।
सीहोर राज्य मूंग और अन्य दालों के उत्पादन में अग्रणी है। ये जिला दलहन उत्पादन में चौथे स्थान पर है और मूंग उत्पादकता में भी उच्च स्थान रखता है। केंद्र सरकार की जो नीतियां दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं और क्या उनमें सुधार किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। ये माना जा रहा है कि किसानों को लेकर किया जाने वाला और कृषि मंत्रियों की उपस्थिति में होने वाला ये आयोजन सफल होगा और देश के लिए दलहन की आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलेगा। राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से सीहोर को देश भर में एक महत्वपूर्ण दलहन केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा। सम्मेलन में तुअर, उड़द, मसूर जैसी प्रमुख दलहनी फसलों पर बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। किसानों के हित में समयबद्ध खरीद और नई तकनीकों के प्रदर्शन से उत्पादन क्षमता बढ़ाने की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं खेतों में नई किस्मों और तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन होगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन से पूरे देश के किसानों को लाभ मिलेगा और सीहोर का नाम दलहन केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगा। तो दलहन आत्मनिर्भरता का जो ये मिशन है, ये कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा दालों के उत्पादन में। उस लिहाज से जब सीहोर की बात करते हैं तो ये एक बड़ा वैश्विक केंद्र बनकर उभरेगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे ये आत्मनिर्भरता हासिल होगी, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय दलहन मिशन की बात करते हैं तो उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होना तय है। अब इसमें जो उन्नत मूल्य श्रृंखला है, यानी कि जो किस तरह से इसकी प्राइसिंग की जाएगी, उसके समर्थन से भी लाभ होगा। और जिस टिकाऊ और सशक्त भविष्य निर्माण की हम बात कर रहे हैं, दालों के बफर स्टॉक के लिए, उसके निर्माण में भी मदद मिलेगी। और इसी पर बात करने के लिए श्रेष्ठ द्विवेदी सीधा सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। श्रेष्ठ, कैसे जब हम दलहन राष्ट्रीय मिशन की बात करते हैं, सीहोर आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक लेवल पर अपनी पहचान बना पाएगा दलहन में आगे? जी बिल्कुल, देखिए आज इसी विषय पर जो है आज मध्य प्रदेश का ये सीहोर जो जगह है और अब से कुछ ही देर बाद जो है जो सम्मेलन है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषक हैं और जो कृषि के क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ जो 9 राज्यों के कृषि मंत्री आ रहे हैं, वो सभी लोग आज यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि कैसे भारत में जो है जो दलहन की उत्पादकता है उसको कैसे बढ़ाना है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित होगा। आपको हम दिखाएं कि हमारे ठीक पीछे जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद जो है शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ साथ जो 9 राज्यों के कृषि मंत्री वो यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर कई और इसीलिए हम मानते हैं कि जब हम दालों में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो जो ग्लोबल, बिल्कुल श्रेष्ठ, वक्त कम है, जो अब हम दालों के बफर स्टॉक की बात करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन को सुदृढ़ बनाने में भी ये जो मिशन है ये बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो वंदे भारत के शो में हमारी कोशिश होती है कि राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करें, क्योंकि उनसे जुड़े हुए विकासात्मक कार्य भारत की आर्थिक प्रगति को भी एक नए आयाम पर ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।